हेलो फ्रेंड्स, क्यूएनए के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। क्यूएनए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस चैनल को 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। आई नो कि जो इसके व्यूअर्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं गुड़गांव में, दैट टू रियल इस्टेट। बट जैसे ही टाइम आगे बढ़ रहा है मैं धीरे धीरे यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनका स्कोप और एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, और दिल्ली एनसीआर के बाहर भी रियल एस्टेट मार्केट को इंट्रोड्यूस करूंगा। जो वहाँ के लोग होंगे बिल्कुल जुड़ेंगे। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और अगर ये एपिसोड्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें आपका प्रोत्साहन मिलता है और एनर्जी मिलती है ऐसे वीडियोस और भी बनाते रहने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, KSWA फैक्ट्स जी हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो क्वेरी में प्लीज़ अपना नाम लिखना ना भूलें। ये लिखते क्या है, एनी न्यूज़ ऑन GLS सेंटर एवेन्यू 92 प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ गाइडलाइन अप्रूवल, EC पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन नॉट येट स्टार्टेड, प्लीज़ अपडेट। तो जिन लोगों ने भी सेक्टर 92 वाला GLS का प्रोजेक्ट बुक किया था, ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया था, उनको GLS एज अ बिल्डर अप्रोच कर रहा है कि अगर वो चाहें, यूनिट होल्डर चाहें तो अपनी यूनिट विड्रॉ कर सकते हैं, उनका पैसा उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या हुई है कि जब इनिशियल प्लानिंग वगैरह किया, इन्होंने ड्रॉ करा लिया बट EC नहीं आया था, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं आया था, और अब उसमें अड़चनें आ रही हैं। तो ये रेरा की वजह से ही है कि बिल्डर ने अपनी तरफ से एटलीस्ट इनिशिएटिव ली है कि वो पैसा रिफंड करना चाहते हैं। अगर अलॉटी एग्री करते हैं तो ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से फंस सकता है। मे बी अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल भी जाए तो इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस पर EC अप्रूव होगी। जब तक वो टर्म्स फुलफिल नहीं करेगा GLS तब तक इसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी श्योर भी नहीं है मिले ना मिले क्या हो। तो जो बेस्ट एडवाइस रहेगी कि आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, जनरली स्पीकिंग, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितना है। बट हाँ, जब बिल्डर अपनी साइड से आकर के कह रहा है कि आपका एग्जिट ले लेना चाहिए, हमने अपना काम ढंग से नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से आप एग्जिट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फंस सकता है। इवन मैं भी नहीं कोट कर सकता कि EC आने में कितना टाइम लगेगा, आ गया तो बनने में कितना टाइम लगेगा। मे बी 7-8 साल 10 साल लग सकता है, ये प्रोजेक्ट स्टॉल भी हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा जनरली कि आप इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो अपना जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफ़ंड कर रहे हैं। अब ये डिबेटेबल है कि क्या उन्हें आपको इंटरेस्ट पार्ट भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको सिर्फ वो अमाउंट नहीं, उसके साथ कुछ कंपनसेशन भी चाहिए, तो आप कंज्यूमर फोरम और रेरा में एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप अगर एग्जिट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, सक्षम सक्सेना जी लिखते हैं, ये एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर इज अ बिल्डर हु हैज टेकन ओवर अ स्टक प्रोजेक्ट वेयर इन 13 फ्लोर्स आर बिल्ड अप विद ब्रिक मेथड, हाउएवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम they have adopted preparing the remaining 18 floors with My1. Is there is any disadvantage with respect to structural stability and durability? तो देखिए जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे स्वामी फंड से फंड्स वगैरह रेज करके ऐसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट चाहती है कंप्लीट करना। तो इस केस में क्या है कि लेट से अगर हाफ टावर ही खड़ा हुआ है और कुछ फ्लोर्स ऊपर बनने रिमेनिंग हैं, तो उसमें ये My1 के लिए क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए। तो My1 से इनका फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो हायर फ्लोर्स पर लेबर कॉस्ट है
जो ब्रिक्स वगैरह सीमेंट्स वगैरह पहुंचाने की कॉस्ट है वो कम लगेगी, इसलिए वो माइवन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोड बेयरिंग कम करना चाहते हैं इस वजह से माइवन में जा रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल होगा, स्टेबल होगा, इस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आप ये जानने की कोशिश करें कि ये प्रोजेक्ट कितने सालों से स्टॉल्ड रहा, मतलब कितनी गर्मी, कितनी धूप, कितनी बारिश, कितनी ठंडी ओस, ये सारी चीज़ें उसने सही हैं। क्योंकि जो अंदर मेटलिक वर्क है फ्रेम का, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि उस पर जंग कितनी लगी है, उस पर बाहर से धूप और धूल कितनी पड़ी है। यहाँ पर जो बिल्डर माइवन के लिए जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा है कि वो अपनी इनपुट कॉस्ट कम कर पाए, ना कि कुछ ऐसा कि हायर फ्लोर्स पर अब लोड कम होगा तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, एटलीस्ट मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को नहीं चाहूँगा कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में खरीदें या रहने की भी सोचें। ना तो अच्छा रेंटल मिलता है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डिलेड हो रखी होती है, तो हाँ ड्यूरेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है, एक अच्छी रीसेल नहीं मिलती, मेंटेनेंस हाई होती है, हर एक तरीके से देखें हाँ सिर्फ प्राइस कम होता है, और प्राइस कम है फॉर अ रीज़न कम है, उस रीज़न को जाने और ऐसे प्रोजेक्ट्स को रहने ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, माइवन वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपको ये देखना है कि ये इंस्टॉल्ड कितने दिनों से रहा है, आई मीन कितने सालों से रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट प्ले करेगा कि ये स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होगा। ऑन पेपर हो सकता है वो स्टेबल दिखा दें, बट हाँ 10 से 15 साल बाद चीज़ें एक्चुअली निकल करके आती हैं। राइट, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सक्षम जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SKR जी लिखते हैं, मेक अ वीडियो ऑन अपकमिंग अफोर्डेबल। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अपकमिंग अफोर्डेबल कौन कौन से हैं। मेरे हिसाब से इतना आपको बॉदर्ड होना नहीं चाहिए, आएगा तो मैं बता दूंगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं ये वीडियो डाल दूंगा जैसे ही TCP पर लाइव हुआ, और आप अपनी तरफ से भी TCP की वेबसाइट को मॉनिटर करते रह सकते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन पिक कर ही लिया है तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे ट्रू हैबिटेट का है सेक्टर 78 में 2 लॉन्चेस, सुनने में ऐसा आ रहा है कि सोहना के भी होंगे। राजविक ग्रुप का है, शायद द्वारका एक्सप्रेस वे पर आएगा। गंगा रियलिटी वाला है, सोहना वाला। पिरामिड का सेक्टर 85 में सुनने में आ रहा है कि होगा। GLS का द्वारका एक्सप्रेस वे पर है ही, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अदानी का भी है सेक्टर 99 में। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पाइपलाइंड हैं। मैंने पिछली बार अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग का वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को बेचने की कोशिश की जा रही थी, ये बता करके कि अब अपकमिंग फ्यूचर में किसी भी तरीके के कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। उस लिस्ट की अगर बात करें तो अभी भी वो लिस्ट मीट नहीं हुई है, उसमें भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं। और अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं भी तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि बिल्डर कब लॉन्च करेगा, क्या चीज़ें अंदर प्ले आउट हो रही हैं। तो ऐसे वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगते हैं, तो मैं नहीं बनाता। एंड प्लीज़ डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, आएगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर राणा जी लिखते हैं, थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव। बेसिकली ये जो परीना हानू का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। वेलकम अंकुर जी। इनका क्वेश्चन है, जस्ट अ सजेशन फ्रॉम यू that should I take a home loan for Parina Hanu flat even if I can afford the payment or demand without a home loan। मेरे हिसाब से जो इनिशियल पेमेंट्स हैं अगर आप कर सकते हैं, जो 20% वाली है उसको आप खुद से कर लें, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का आपका ज़्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप कर सकते हैं विदाउट बॉदरिंग योर फिनेंसेस तो करना चाहिए। अब एग्जैक्टली आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के केस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट इज़ डिबेटेबल, बट जनरली स्पीकिंग यस आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्री फंड का इंटरेस्ट क्यों देना। 6.5 6.7 पर होता तो मैं रिकमेंड करता, अभी 8.7 के अराउंड का चल रहा है। माई कंसर्न इज द सेम एज यू ऑलरेडी मेंशन दैट बैंक
checks the construction progress and accordingly amount will be disbursed from the bank to the builder. Please advise. तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, आप उस ग्रुप में हैं, वहाँ पर जो अलॉटीज़ हैं बिल्कुल आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके बैंक ने कितना डिसबर्स किया है। ऑब्वियसली वहाँ पर वो डिस्कशन स्टार्ट होगी ही होगी। अकॉर्डिंग टू दैट डिस्कशन और दैट अमाउंट यू कैन डिसबर्स इट अकॉर्डिंगली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक चेक करेगा, आप भी चेक कर सकते हैं। जब सामने वाला बिल्डर आपसे डिमांड कर रहा है पैसे की, ये कहते हुए कि हम यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, तो प्लीज़ आस्क फॉर द प्रूफ ऑन दैट ईमेल इटसेल्फ। शेयर वीडियोस, शेयर फोटोज़, व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्टेड। जो भी हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से है या नहीं है, क्या आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आस्क द क्वेरी, यू शुड आस्क एंड आस्क इट फॉर्मली, फ़ोन पर नहीं, प्लीज़ ईमेल पर ही कन्वर्सेशन रखें। अब जब आप उस फोटो को देख करके सेटिस्फाइड हैं, यू कैन डिसबर्स इट द अमाउंट, और यू कैन गो फिजिकली ऑन द प्रोजेक्ट साइट एंड देन शेयर इट ऑन ईमेल कि आपने जितना कहा है, आपने जो फोटोज़ दिखाई हैं जिस तरीके से, उतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी है, राइट। तो इस तरीके से वहाँ पर एक डिबेट स्टार्ट की जा सकती है। और जो पैसा है, लेट्स से 3-3.5 लाख रुपए आपको देने हैं, आपको नहीं लगता कि पूरा काम हो रखा है, तो आप अपनी साइट्स पर भी रोक सकते हैं अपना पेमेंट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक को अथॉरिटी है, आपको भी चेक करना है कि बिल्डर ने अगर कहा कि आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो यू शुड गो एंड चेक, और एटलीस्ट चेक इन द फोटो, और एटलीस्ट बी इन अ ग्रुप वेयर योर को-अलॉटीज आर विजिटिंग द प्रोजेक्ट साइट, राइट। तो यू आर इन द करेक्ट ग्रुप, और मेरा मकसद ही इस ग्रुप को बनाने का सिर्फ यही था कि आप अपने को-अलॉटीज के साथ मिलजुल कर बात कर सकें, बिल्डर का साइड क्या है ये आपको पता चल सके, और आप भी CRM पर बहुत ज़्यादा बोझ ना बने तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग के CRMs होते हैं वो बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन लो मार्जिन, राइट, यू शुड अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है प्रिया तिवारी जी, लिखती हैं एल्डेको सोहना के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में बताएं। एल्डेको सोहना को अगर मैं बोलूँ तो सोहना का ये सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ देयर प्लान, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लैगशिप कह सकते हैं, यस, जो अभी आज के डेट में एग्जिस्ट करती है। हो सकता है जो सेंट्रल पार्क वाला आए तो ये ओवरटेक कर जाए, राइट, सेंट्रल पार्क इस वाले प्रोजेक्ट को। बट हाँ, एल्डेको आज के डेट में सोहना में सबसे बेहतर प्रॉपर्टी है। बट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो सोहना में अभी रिसेंटली हुआ, कि क्या आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेंटिमेंट्स पर चलता है, इवन कोई भी मार्केट सेंटिमेंट्स पर चलता है। और सोहना में जो रिसेंटली हुआ उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सी जगह स्टैग्नेंट हो चुके हैं और बहुत सी जगह डाउनफॉल भी देखा जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ अब वहाँ पर कितना सर्वाइव करेंगी नहीं करेंगी इसका भी एक क्वेश्चन मार्क है। और सोहना को जिस हिसाब से बूम मिलना चाहिए था एक टोल के सेंटिमेंट की वजह से, हालांकि वो बहुत ज़्यादा चार्जेबल टोल नहीं है और बहुत स्मूथली आप गुड़गांव से सोहना तक निकल सकते हैं, बट सेंटिमेंट्स कि वो एक बीच में टोल है, क्योंकि सेम गुड़गांव की जो जनता है खिड़की धौला वाले टोल से बहुत रोई है, बहुत परेशान हुई है। न्यू गुड़गांव का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ उस टोल की वजह से रुका हुआ है, आज भी यही हाल है। और 2019-20 ये जो रियल एस्टेट बूम है उससे पहले तो और भी बुरे हालात थे न्यू गुड़गांव के। तो सोहना का भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं गुड़गांव, फिर भी आप वहाँ ना जाएं। कंपैरेटिवली लेट से आप लग्जरियस प्रॉपर्टी में रहना चाह रहे हैं, बजट आपका यहाँ के एक बजट सेगमेंट की चीज़ है या अफोर्डेबल सेगमेंट की कोई चीज़ है, आप उसमें मूव हो जाएं। बट प्लीज़ आउटसाइड ऑफ द सिटी, आउटसाइड ऑफ द गुड़गांव ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सोहना में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया है। किस तरीके की जेंडरी वहाँ पर रहती है ये आपको समझना चाहिए, राइट। सिर्फ सोहना में वो इंजीनियर्स रहेंगे जो डेली अप डाउन करेंगे, वहाँ पर उस माइक्रो लोकेशन पर इस तरीके कोई बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल काम नहीं उस लोकेशन पर बहुत बड़ा कोई कॉमर्शियल हब नहीं है, ना ही तो कोई बहुत अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस आने वाले हैं, कुछ ऐसा खास है नहीं अगर देखा जाए तो। आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आई थिंक आप अवॉइड कर सकते हैं। थोड़े से कम
एक्सपेक्टेशन रख करके आप गुड़गांव में ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्कूल्स अच्छे होंगे, आप सिक्योर फील करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यूज़र जी लिखते हैं कुछ प्राइवेट अकाउंट्स के लिए यस ये यूज़र नेम नहीं शो करता, बट एनीवेज, कैन अ वेट लिस्टेड कैंडिडेट अप्लाई फॉर न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट? यस दे कैन। अगर आपका नए वाले में निकल जाए वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसे पिक कर लें और यहाँ से वेट लिस्ट वाले को आप ड्रॉप कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप 2 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं रख सकते। वेट लिस्ट का तो ये भी है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, 2 साल के बाद एक्सपायर भी हो सकता है। तो हाँ, जो हम अंडरटेकिंग देते हैं उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, यू कैन बियर विद दिस, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव जी का, in any affordable housing project, even if I am already holding an property in another affordable housing society or in any other sector, can I still apply for a category 3? No. The answer is no. अगर आप एक ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट रखते हैं अपने पास, आपने टीसीपी से एलोकेट करा रखा है, तो आप दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं रख सकते। मतलब जो हस्बैंड वाइफ का पेयर है, you cannot have more than one affordable housing project at your name or your spouse name. I think I am clear with this. आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है जो एटलीस्ट जेनरिक थे। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो प्लीज़ गूगल फॉर्म्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू मुझे रीच करें। अगर बहुत अर्जेंट है, सीरियसली अगर बहुत अर्जेंट है, तो ही मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑब्वियसली दीज कंसल्टेशंस विल बी चार्जेबल डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आशा करता हूँ कि ये Q&A सेशन आपको पसंद आया हो, इससे आपको कुछ वैल्यू मिला हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हेल्प मी ग्रोइंग दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।